साल 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि इस दशक के खत्म होने से पहले हम इंसानों को चांद की धरती पर उतार देंगे। और हुआ भी वैसा ही। ये दशक खत्म होने से कुछ ही महीने पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने इंसानों को चांद की धरती पर उतार दिया। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे, उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस समय अंतरिक्ष के बारे में हमारी जानकारी भी बहुत कम थी। लेकिन अमेरिका ने उस समय ये कारनामा कर दिखाया। अमेरिका चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन अमेरिका के इस मून मिशन पर सवाल खड़े होने लगे। लोग ये बोलने लगे कि अमेरिका ने दुनिया से झूठ बोला है, अमेरिका चांद पर गया ही नहीं। लोगों का मानना था कि अमेरिका ने धरती पर ही स्टूडियो में मून लैंडिंग को फिल्माया है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। बावजूद इसके चांद पर इंसानों को उतारना तो बहुत दूर की बात, चंद्रमा पर एक रोवर उतारने में ही बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों की हालत खराब हो जाती है। तो भला अमेरिका ने 1960 के दशक में इंसानों को चांद पर कैसे भेज दिया? क्या वास्तव में अमेरिका दुनिया से कुछ छुपा रहा है? क्या अमेरिका की मून लैंडिंग फेक थी, या फिर सच में अमेरिका ने अपना उस दौर अगर 4 अक्टूबर 1957 को वो धमाकेदार खबर दुनिया में तहलका नहीं मचाती? दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। तो दोनों ही देश एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे कि वो अपने ही देश में बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अपने दुश्मन देश पर हमला कर सकें। इसके लिए दोनों ही देश एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुट गए जो अंतरिक्ष में उड़ान भर के दुश्मन देश पर बॉम्ब गिरा सके। और यहाँ से दोनों ही देशों के बीच एक स्पेस रेस की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सवाल ये था कि इस स्पेस रेस की जंग में कौन सा देश बाजी मारेगा। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी लगभग सेम होते हैं, तो दोनों ही देश बेहतर स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने में जुट गए। और दोनों ही देशों को ये डर था कि कहीं उनका दुश्मन देश पहले बाजी ना मार ले। और 4 अक्टूबर 1957 को एक खबर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। खबर ये थी कि सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में मानव निर्मित सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अमेरिका को लग रहा था कि वो सोवियत यूनियन से पहले अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, लेकिन सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर बाजी मार ली थी। लेकिन इसके करीब 5 महीनों के बाद अमेरिका ने अपनी एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर सोवियत यूनियन की बराबरी करने की कोशिश की। लेकिन इसके करीब 3 साल बाद साल 1961 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया। दरअसल सोवियत यूनियन ने एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास बना डाला और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। अमेरिका स्पेस रेस में पिछड़ता जा रहा था। हालांकि कुछ समय बाद अमेरिका ने भी अपने एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन अमेरिका सोवियत यूनियन से हारा हुआ महसूस कर रहा था। और अमेरिका सोवियत यूनियन से मिली इस हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और अमेरिका ने चंद्रमा को ही अपना लक्ष्य बना लिया। यूरी गागरिन की स्पेस यात्रा के कुछ हफ्तों के बाद 25 मई साल 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐलान किया कि वो इस दशक के खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेजेंगे और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर भी लाएंगे। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अमेरिका के राष्ट्रपति ने चांद पर जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि क्या वास्तव में अमेरिका इस असंभव काम को अंजाम दे पाएगा? क्योंकि ये वो दौर था जब ना तो कोई स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट था, ना ही नेविगेशन के लिए कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी थी, और उस समय के कंप्यूटर भी इतने एडवांस नहीं थे। तो भला चांद पर जाना कैसे संभव हो पाता, वो भी इस दशक के समाप्त होने से पहले। We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया। और नासा ने चांद पर जाने के इस मिशन का नाम एक प्राचीन देवता अपोलो के नाम पर रखा। अपोलो प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए नासा को सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी तैयार करनी थी जिसकी मदद से इस अपोलो मिशन को सफल बनाया जा सके। और अपोलो यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा ने 5 इंजनों वाला एक शक्तिशाली रॉकेट बनाकर तैयार किया, जो कि 36 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। अब अंतरिक्ष का माहौल पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग होता है।
तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे, वहां पर वो कैसे सरवाइव करेंगे। इन सारी चीजों के परीक्षण के लिए नासा ने अलग से 2 और स्पेस प्रोग्राम चलाए, जिनमें एक था मर्क्यूरी प्रोग्राम और दूसरा था जेमिनी प्रोग्राम। मर्क्यूरी प्रोग्राम के द्वारा नासा ने ये सीखा कि कैसे वो इंसानों को अंतरिक्ष में जिंदा रख सकते हैं। वो इंसानों को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजते और देखते कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को कौन कौन सी टेक्निकल चीजों की जरूरत है। अंतरिक्ष में रहने से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे वो एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर जिंदा ला सकते हैं। नासा ने मर्क्यूरी प्रोग्राम में महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद जेमिनी प्रोग्राम को शुरू किया गया, जो कि मर्क्यूरी प्रोग्राम से थोड़ा सा एडवांस था। जेमिनी प्रोग्राम में नासा अब पृथ्वी के ऑर्बिट में एक साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने लगा। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अब 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय के लिए अंतरिक्ष में रहना सीखा, पृथ्वी के ऑर्बिट में डॉकिंग और अनडॉकिंग को सीखा और चांद पर काम आने वाले कई उपकरणों को टेस्ट किया। जेमिनी प्रोग्राम वास्तव में अपोलो प्रोग्राम की सबसे जरूरी कड़ी थी और सबसे मुश्किल पर जाने के लिए असली परीक्षा की घड़ी तो अब शुरू हुई थी। साल 1967 में नासा को चांद पर जाने के लिए तैयारियां करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। नासा ने स्पेस में उड़ने की वो सारी तकनीकें सीख ली थीं जो इंसान को चांद पर भेजने और उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी थीं। चांद पर जाने के लिए नासा ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना, लेकिन सीधे चांद पर जाने से पहले उन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ प्रैक्टिस और रिहर्सल करनी थी, जिसके लिए नासा ने एक लॉन्च सिमुलेटर बनाया जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट की नकल थी। 27 जनवरी 1967 को ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स उस लॉन्च सिमुलेटर में बैठकर रिहर्सल कर रहे थे। जिस स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे उसमें अचानक आग लग जाती है। दुर्भाग्य से इस कैप्सूल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसके दरवाजे को केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। एस्ट्रोनॉट्स अंदर से चिल्ला रहे थे कि केबिन में आग लगी है और वो जल रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने कैप्सूल के दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। जब तक बाहर से कैप्सूल का दरवाजा खोलकर उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की कोशिश की गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दरवाजा खुलने से पहले ही तीनों एस्ट्रोनॉट्स जलकर राख बन गए। ये दुर्घटना नासा के लिए सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई। नासा के अपोलो प्रोग्राम पर अब सवाल खड़े होने लगे। अभी तो चांद पर जाने के लिए रॉकेट लॉन्च भी नहीं हुआ था कि नासा को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। वैसे तो ये एक साधारण सा टेस्ट था और अपोलो के मिशन कुछ समय बाद लॉन्च होने थे, लेकिन नासा ने इन एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में इस रिहर्सल टेस्ट को अपोलो 1 का नाम दे दिया। और उसके बाद नासा ने स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन में बदलाव किए और उन खामियों को ढूंढा जो दुर्घटना का कारण बनी, और पिछली गलतियों से सीख लेते हुए फिर से चांद पर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसके बाद अपोलो 2 और अपोलो 3 में भी ग्राउंड पर रहकर ही टेस्टिंग की गई। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये तीनों स्पेस फ्लाइट्स बिना इंसानों के अंतरिक्ष में गईं। अब नासा फूंक फूंक कर कदम रख रहा था और नासा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाह रहा था जिससे अपोलो प्रोग्राम पर कोई संकट आए। नासा अभी बिना क्रू के अंतरिक्ष में मिशन भेज रहा था ताकि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाए। इसके बाद जब ये अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा करते हुए चांद के पीछे से निकला, तो अपोलो 8 के क्रू ने पृथ्वी का वो नजारा देखा जो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। चांद से पृथ्वी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे मानो अंतरिक्ष में किसी ने एक बड़ा ब्लू मार्बल रख दिया हो। जिस तरह पृथ्वी पर सूर्योदय होता है, उसी तरह चांद से पृथ्वी को देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो पृथ्वी का अभी अभी उदय हुआ हो। एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी के इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया और पृथ्वी की ये फोटो अर्थराइज के नाम से फेमस हो गई। अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स चांद के करीब तो पहुंचे, लेकिन वो चांद पर उतरने की बजाय चांद की परिक्रमा करके वापस धरती पर आ गए। अपोलो 8 की इस सफलता से नासा को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिला। अब नासा की नजरें आखिरी पड़ाव पर थीं, वो था चांद पर इंसानों को उतारना। अब इस दशक के खत्म होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। नासा चांद के पास तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इंसानों को चांद की धरती पर सुरक्षित कैसे उतारे। इसके लिए अभी भी बहुत सी तैयारियां करना बाकी था।
वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपका अपोलो स्पेसक्राफ्ट को समझना ज्यादा जरूरी है कि पृथ्वी से चांद पर उतरने तक के सफर में अपोलो स्पेसक्राफ्ट का क्या रोल रहने वाला है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 3 भागों से मिलकर बना था। पहला था कमांड मॉड्यूल, जिसे अपोलो यान का दिमाग बोला जा सकता है। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स इसी कमांड मॉड्यूल में बैठेंगे। इसी में सभी कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम लगे हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स इस अपोलो यान को कंट्रोल करेंगे। इस कमांड मॉड्यूल पर हीट शील्ड भी लगी है, जिससे पृथ्वी पर वापसी के दौरान पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण से पैदा होने वाली हीट से एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सके। अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दूसरा जरूरी भाग है सर्विस मॉड्यूल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल के द्वारा अपोलो स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाएगी। इसी के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई भी मिलेगी। सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी लगा है, जो अपोलो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से चांद तक पहुंचाने और चांद से वापस धरती पर लाने में मदद करेगा। और अपोलो स्पेसक्राफ्ट का तीसरा जरूरी भाग है लूनार मॉड्यूल। जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा तो 2 एस्ट्रोनॉट्स इस लूनार मॉड्यूल में बैठेंगे। उसके बाद ये लूनार मॉड्यूल अपोलो यान से अलग होगा और एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारेगा। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती पर अपने काम को खत्म कर लेंगे, उसके बाद वो इसी लूनार मॉड्यूल में बैठकर वापस अपोलो यान में आएंगे और लूनार मॉड्यूल को अपोलो यान से अलग करके चांद की कक्षा में ही छोड़ देंगे, जिससे अपोलो यान का भार कम हो जाए और वापस धरती पर आएंगे। इससे पहले जो अपोलो 8 मिशन चांद पर पहुंचा था, उसमें ये लूनार मॉड्यूल शामिल नहीं था, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स केवल चांद की परिक्रमा करके ही वापस धरती पर आ गए। नासा अब अपोलो मिशन के आखिरी पड़ाव पर कदम रखता है। नासा द्वारा अभी तक किए गए स्पेस मिशंस के द्वारा इस कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल पर भली भांति परीक्षण किया जा चुका था, लेकिन अभी भी इस लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग बाकी थी। जब तक ये लूनार मॉड्यूल अपने टेस्ट में सफल नहीं हो जाता, तब तक नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारने में कोई रिस्क नहीं ले सकता। धरती पर तो लूनार मॉड्यूल पर काफी टेस्टिंग की जा चुकी थी, लेकिन अंतरिक्ष में लूनार मॉड्यूल किस तरह से काम करेगा ये देखना अभी बाकी था। इस वजह से नासा ने लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग पृथ्वी के ही ऑर्बिट में करने की सोची और इसके लिए नासा ने अपोलो 9 को लॉन्च किया। अपोलो 9 ऐसा पहला मिशन बना जिसमें फुल अपोलो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें अपोलो यान के ये तीनों ही जरूरी भाग शामिल थे। जब अपोलो 9 पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पहुंच गया, तब लूनार मॉड्यूल पर डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रैक्टिस की गई और इस पर कुछ और भी परीक्षण किए गए, जिनमें लूनार मॉड्यूल अपनी कसौटी पर खरा उतरा। अब फाइनली नासा पूरी तरह से चांद पर उतरने के लिए तैयार था। नासा ने हर वो तैयारी पूरी कर ली थी जो इस मिशन के लिए जरूरी थी, लेकिन अभी भी नासा के जहन से अपोलो 1 का हादसा नहीं निकला था, जिस वजह से पूरी तैयारियों के बावजूद भी नासा चांद पर जाने के लिए कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इस वजह से नासा एक बार और रिहर्सल टेस्ट करना चाहता था। इसके लिए नासा ने अपोलो 10 को लॉन्च किया। इस मिशन में वो सारे काम किए गए जो एक्चुअल मून लैंडिंग में होने वाले थे। सिर्फ एक काम ऐसा था जो नहीं किया गया, वो था चांद की सतह पर लैंड करना। अपोलो 10 फ्लाइट में एस्ट्रोनॉट्स चांद की कक्षा में पहुंचे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठकर अपोलो यान से अलग हुए और 8 घंटों तक लूनार मॉड्यूल में बैठकर चांद की परिक्रमा की। ये एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह से महज 16 किलोमीटर दूर थे, लेकिन इन्होंने चांद की सतह को छुआ नहीं। इन्होंने बाकी जरूरी काम किए और वापस धरती पर लौट आए। नासा चाहता तो अपोलो 10 मिशन में ही एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतार सकता था। सोचो उन एस्ट्रोनॉट्स को कैसा लगा होगा जिनके पास चांद की धरती पर उतरने के लिए पूरे संसाधन उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी वो चांद पर अपना कदम नहीं रख सके, क्योंकि इतिहास में तो किसी और का ही नाम दर्ज होना था। और अपोलो 10 मिशन के करीब 2 महीनों के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जिसकी प्रतीक्षा पूरी दुनिया पिछले 10 सालों से कर रही थी। नासा अपने राष्ट्रपति द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की दहलीज पर खड़ा था। इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया के लोग उत्साहित थे। हर कोई इस इतिहास को अपनी आंखों से बनता हुआ देखना चाहता था। जो स्पेस रेस 2 देशों के बीच हुई राइवलरी की वजह से शुरू हुई थी, वो अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका के इस अपोलो मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि अब ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के हार जीत का फैसला नहीं, बल्कि विज्ञान और मानव जाति की हार जीत का फैसला था।
अंतरिक्ष में संपूर्ण मानव जाति एक बड़ी छलांग लगाने से सिर्फ एक कदम दूर थी। अपोलो 11 की इस फ्लाइट को चांद पर पहुंचाने के लिए नासा का भारी भरकम और शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न वी उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। लोगों में इस मिशन को लेकर इतना क्रेज था कि अपोलो 11 के लॉन्च को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर टीवी चैनल की नजरें इस मिशन पर टिकी थीं और करोड़ों लोग टीवी पर टकटकी बांधे इस ऐतिहासिक दृश्य को अपनी आंखों में कैद करना चाहते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस दशक के खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेजने का वादा किया था और एक सपना देखा था। वो अपने सपने को पूरा होते हुए देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, क्योंकि साल 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी जाती है, जिस वजह से वो ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। लेकिन उनके सम्मान में जिस जगह से अपोलो 11 लॉन्च किया जाना था, उस जगह का नाम केप कैनेडी रख दिया गया। और आज भी नासा के अधिकतर स्पेस मिशंस कैनेडी स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने झंडे को चांद की धरती में गाड़ा था तो उससे झंडा हिलने लगा और झंडे के ऊपर एक छड़ लगाई गई थी जिससे झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। दूसरा सवाल, आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें बज ऑल्ड्रिन खड़े हैं। बज ऑल्ड्रिन की इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग ने खींचा था। अब अगर बज ऑल्ड्रिन के हेलमेट से आने वाले रिफ्लेक्शन को देखें तो इसमें ईगल लैंडर और नील आर्मस्ट्रांग को साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन इस रिफ्लेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा और ना ही नील आर्मस्ट्रांग के हाथों में कोई कैमरा है। तो सवाल ये है कि इस तस्वीर को आखिर किसने खींचा। लेकिन इस तस्वीर के बारे में नासा का कहना है कि इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग ने ही खींचा था। कैमरा उनके स्पेस सूट में चेस्ट के पास माउंटेड था, जिस वजह से नील आर्मस्ट्रांग के हाथों में कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो नील आर्मस्ट्रांग का हाथ उनकी चेस्ट की ओर दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि वो उस समय फोटो खींच रहे थे। तीसरा सवाल, पृथ्वी से हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद की ली गई तस्वीरों में कोई भी तारा नजर नहीं आता। तो इसके जवाब में नासा का कहना है कि चांद का सरफेस बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिस वजह से चांद की सतह पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाता है। चंद्रमा की सतह के इसी रिफ्लेक्शन की वजह से तारों को तुरंत देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से चांद पर फोटो लेते समय फास्ट एक्सपोजर सेटिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से बैकग्राउंड से आने वाली लाइट पर कैमरा फोकस नहीं करता, जिस वजह से चांद की तस्वीरों में आसमान में तारे नजर नहीं आते। चौथा सवाल, जैसा कि हम जानते हैं कि परछाई हमेशा लाइट सोर्स के विपरीत दिशा में बनती है और अगर एक से ज्यादा चीजें मौजूद होंगी तो उन सभी की परछाई एक ही दिशा में बनेगी। लेकिन चांद पर ली गई तस्वीरों में परछाई अलग अलग दिशाओं में बनती हुई नजर आती हैं और चांद की तस्वीरों में कोई परछाई छोटी दिखाई देती है तो कोई बड़ी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे होता है तो परछाई बड़ी बनती है और अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो परछाई छोटी बनती है। लेकिन चंद्रमा पर तो सूर्य ही एकमात्र लाइट सोर्स था, जिस वजह से वहां पर समान लंबाई वाले ऑब्जेक्ट्स की परछाई एक ही दिशा में समान लंबाई की होनी चाहिए थी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि ऐसा तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा लाइट सोर्स मौजूद हों, जिनमें कोई लाइट सोर्स पास था तो कोई दूर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नासा ने इन तस्वीरों को स्टूडियो में ही मल्टीपल लाइट्स के बीच खींचा हो। नासा इस सवाल का जवाब ये देता है कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है, जिस वजह से वहां पर परछाई अलग अलग लंबाई और अलग अलग दिशा में बनती हुई नजर आती हैं। अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पहाड़ों में जमीन ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से वहां परछाई अलग अलग दिशाओं में छोटी और बड़ी नजर आती हैं। और ये वाकई में सच है कि ऊबड़ खाबड़ जगह में परछाई एक ही दिशा में समान लंबाई की नजर नहीं आती। नासा ने मून लैंडिंग से संबंधित इन सभी सवालों का पर्दाफाश कर दिया। दुनिया भर में लोग नासा की मून लैंडिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन एक देश ऐसा था जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए था और वो था अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अमेरिका का राइवल होने की वजह से उसके हर एक कदम पर पैनी नजर रखे हुए था। सोवियत यूनियन ने उस समय अमेरिका की मून लैंडिंग पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया था, क्योंकि सोवियत यूनियन जानता था कि अमेरिका सच में चांद पर पहुंच चुका है। दोस्तों, नासा का ये अपोलो प्रोग्राम अपोलो 17 तक चला, जिसमें नासा ने 6 बार इंसानों को चांद की धरती पर उतारा और अभी तक 12 लोग चांद की धरती पर कदम रख चुके हैं।
आधुनिक समय में चांद पर भेजे गए सैटेलाइट्स ने नासा द्वारा की गई मून लैंडिंग की साइट्स की तस्वीरें ली, तो उनसे ये साफ होता है कि नासा सच में चांद पर गया था, क्योंकि अपने हर एक मून मिशन में नासा चांद पर कुछ न कुछ साइंटिफिक उपकरण छोड़ कर आता था, जो आज भी चांद की धरती पर मौजूद हैं। वैसे तो नासा का अपोलो प्रोग्राम अपोलो 17 तक चला, लेकिन इन सभी अपोलो मिशंस में सबसे खतरनाक मिशन अपोलो 13 रहा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा रहे थे और वो 3 दिनों के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी अचानक अपोलो स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में एक धमाका होता है, जिसमें ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका था। इस धमाके की वजह से अपोलो स्पेसक्राफ्ट में पानी, बिजली और ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं। पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर मौजूद इन एस्ट्रोनॉट्स का अब चांद पर लैंड करना तो बहुत दूर की बात। अब सवाल ये था कि क्या ये वापस धरती पर आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये वापस धरती पर आएंगे तो भी इन्हें अभी भी 3 दिन से और ज्यादा का समय लगने वाला था। बिना बिजली, पानी और ऑक्सीजन के आखिर ये कैसे जिंदा बच पाएंगे। सच में अपोलो 13 की कहानी रूह कपा देती है। अपोलो 13 की इस दिल दहला देने वाली घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।